बिहार में बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेते हुए एक इतिहास रच दिया। एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। खूब उत्साह के साथ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां क्या कुछ होंगी। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और सहयोगी मदन भी हैं। राकेश जी, नीतीश कुमार की चुनौतियों के बारे में अगर बात की जाए तो आप चुनौतियों को किस क्रम में देखते हैं और सबसे पहली और बड़ी चुनौती उनके सामने क्या कुछ होगी? देखिए, नई सरकार बनी है तो नई चुनौतियां भी सामने हैं। खुद को साबित करने का भी वक्त उनके पास है अभी, और उनको ये बात साबित करनी होगी कि जो वादे उन्होंने चुनाव के दौरान किए हैं उसको वो अमली जामा पहनाएंगे। ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए विपक्ष भी चुप बैठेगा ऐसा है नहीं। भले उनकी संख्या कम है, लेकिन जिस तरह की शिकस्त उन्हें मिली है इस चुनाव में, वो निश्चित तौर पर पलटवार करके जो है अपने आप को मुख्य धारा में बनाने की कोशिश जो है वो करता रहेगा, ये ऐसा दिखता है। लेकिन जब हम नीतीश सरकार में चुनौतियों की बात करते हैं तो देखिए, जिस वजह से नीतीश कुमार की सरकार फिर से लौट कर आई, उसमें एक बड़ी वजह है कि जो महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए गए जीविका दीदियों को, तो वो पहली चुनौती है कि आपने 10,000 तो दे दिए थे, वो बातें थी कि 2 लाख तक जो है उसको बढ़ाना है, लोन की ही शक्ल में बढ़ाना है। तो कैसे नीतीश सरकार जो है इस चुनौती से निपटती है, और जो महिलाएं जो पहला 10,000 रुपए से उन्होंने अपने उसको अपने स्वरोजगार में लगाया है, और उनको आगे किस तरह से लोन मुहैया होगा या पैसा मुहैया होगा, इस पर सरकार किस तरह का रवैया अपनाती है। जो लोन होगा वो किस तरह का होगा, अगर लोन हुआ तो क्या वो जो है ब्याज रहित होगा, या फिर अगर आप बात करें कि फिर उसको भी एक फ्रीबीज की तरह दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है नीतीश सरकार के सामने रहेगी। अगर एक दूसरी चुनौती की बात कीजिए तो तेजस्वी यादव ने जो पिछले कुछ सालों में दो सालों में लगभग एक माहौल बनाया नौकरी और रोजगार को लेकर, और उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिस घर में की नौकरी पहले से नहीं है। तो नौकरी और रोजगार, ये नीतीश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है, क्योंकि युवाओं की अपेक्षाएं इस सरकार से बहुत हैं। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार को वोट किया है, इनके सुशासन पर भरोसा जताया है, तो उनको भी उम्मीद होगी। और चूंकि जो घोषणा पत्र था और जो बातें संकल्प पत्र के जरिए एनडीए के सामने आई थी, तो 1 लाख नौकरी और रोजगार, जिसमें नौकरी भी है रोजगार भी है, माफ कीजिएगा 1 करोड़ जो है नौकरी और रोजगार की बात एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में कही है। तो ये 1 करोड़ रोजगार किस तरह से मुहैया होगा, उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको 1 करोड़ रोजगार जनरेट करना है, चाहे वो सरकारी नौकरी के थ्रू कीजिए, प्राइवेट नौकरी के थ्रू कीजिए या स्वावलंबन के थ्रू कीजिए, तो आपके पास 5 साल का वक्त बहुत ज्यादा नहीं होता। उसके लिए आपको काम त्वरित गति से शुरू करना होगा, ताकि इसको आप इंप्लीमेंट कर सके 5 साल खत्म होने से पहले। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज अगर आप देखें नीतीश सरकार के सामने, तो ये नौकरी रोजगार और स्वरोजगार के फ्रंट पर ही दिखता है, क्योंकि युवाओं की जो अपेक्षाएं होती हैं वो अपार होती हैं, अनंत होती हैं, और उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, जो चिंता है, वो उनका अपना करियर होता है कि अगर उनका करियर एक बार बन गया तो फिर उनकी जिंदगी जो है वो स्मूथली चलेगी, उनका परिवार भी जो है स्मूथली चलेगा। तो इसीलिए ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा आपने इस चुनाव के दौरान देखा होगा कि विपक्ष हमेशा उद्योग धंधों को लेकर जो है नीतीश सरकार पर हमलावर रहा है। तो वहां पर भी एक चैलेंज है कि आप कैसे फैक्ट्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उनको जमीन कैसे मुहैया कराते हैं, क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री लगाने आएगा तो उसको जमीन चाहिए। तो फिर वहां से कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो शुरू होते हैं, तो उनसे सरकार कैसे निपटती है, या
कोई आप इस तरह के ई कॉमर्स से जुड़े हुए रोजगार की बात करते हैं, उद्योग धंधों की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है नीतीश सरकार के सामने बड़ी चुनौती के रूप में है। इसके अलावा किसानों को कहा गया है कि 9,000 रुपया दिया जाएगा। अभी 6,000 रुपया केंद्र सरकार देती है, तो 3,000 रुपया जो है अतिरिक्त राज्य सरकार को सालाना देना है। तो इस पैसे का भी इंतजाम राज्य सरकार को करना है, तो ये भी एक चैलेंज है। और इसके अलावा हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की चुनौती होगी। 4 शहरों में मेट्रो ट्रेन शुरुआत करने की बात कही गई है, वो एक चैलेंज है। और इन सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो एक सुशासन के राज की बात होती है, जैसे कानून के राज की बात एनडीए करता रहा है और जंगल राज पर विपक्ष को घेरता रहा, राजद को घेरता रहा, तो अपराध पर कैसे अंकुश लगाएगी नीतीश सरकार। और जो अपराध की संख्या अभी चुनाव से पहले कुछ दिनों जो है जो थोड़ी तेजी से बढ़े थे, उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार क्या कुछ करती है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो नीतीश सरकार के सामने दिख रहे हैं। उदय, बिल्कुल मदन, आपने भी लगातार चुनाव के दरमियान बिहार में प्रवास किया। इस दौरान बीजेपी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी भी बिहार को बहुत कुछ देने का वादा कर रहे थे, सीएम नीतीश भी कर रहे थे। और सीएम नीतीश को एक बार उन चुनौतियों पर खरा उतरना होगा और उन्हें जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करना होगा। और पीएम को भी उन्होंने जो वादे बिहार की जनता से किए हैं उसके लिए इच्छा शक्ति दिखानी होगी। क्या लगता है? देखिए, ये तो जरूर है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की जोड़ी पर बिहार की जनता ने भरोसा किया है। और इसीलिए जो रफ्तार पिछले 2 साल में बिहार ने विकास को लेकर के पकड़ा है, उस मॉडल को भी देख करके लोगों ने फिर से एक बार एनडीए सरकार को चुना है। आप सड़कों की बात करें, पुल की बात करें, रेलवे की बात करें, तमाम जो सुविधाएं बिहार में बढ़ी है, ये लोगों को कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करता है कि इस सरकार में इतनी सुविधाएं बढ़ गई। जो दूरी थी वो कम समय में पूरे होने लगे। अगर आप पटना से सहरसा की तरफ जाते हैं या फिर पटना से गया की तरफ जाते हैं, तो जो सीधी सड़कें बनाई गई, जो पुल बनाए गए, इससे आपको कई घंटों का सफर जो है वो चंद घंटों में होने लगा। तो ये लोगों ने देखा। और दूसरी बात है कि देखिए, सरकार की मुसीबतें जो बढ़ रही है, वो कोई भी सरकार हो, देश में अलग अलग राज्यों में जो अब चुनाव हो रहे हैं, जरूर पहले भी सरकार कुछ स्कीम के घोषणा करते थे कि भाई ये हमारी सरकार अगर आती है तो हम इस योजना को लाएंगे। लेकिन ये मुफ्त की जो बातें चलने लगी है, चाहे वो बिजली मुफ्त हो जाए, चाहे पेंशन की राशि जो है वो 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी जाए, उज्ज्वला गैस योजना की घोषणा हो जाए कि अब गैस सिलेंडर जो है वो 500 रुपए में ही आपको मिलेंगे। रोजगार की बात अगर करते हैं तो अब ये है कि प्रयास किया जाएगा, उद्योग लगाए जाएंगे और उसके बाद लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वादे जो ये हर घर को नौकरी हम देंगे, कोई भी राजनीतिक दल ये करता है, कोई कहता है हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। तो चुनौतियां हैं कि सरकार पैसे कहां से जुटाएंगे इतने। अब ये प्लस पॉइंट है नीतीश कुमार के साथ कि केंद्र की सरकार जो है उनके साथ है, वो अगर भरपूर मदद करती है तब जाकर के कुछ नया और कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन फिर भी उस सरकार के ऊपर भी, केंद्र सरकार के साथ भी कई राज्यों की सरकार है। अगर पूरी तरह से सिर्फ बिहार पर ही फोकस हुआ तो अन्य राज्य में भी जो घोषणाएं हो रही हैं, जो वादे हो रहे हैं, उसको कैसे पूरा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक जो है वो जरूर लगेगा। जो बोझ बढ़ेगा सरकार पर, तब आगे चलकर देखना होगा कि इस बोझ के बीच जो वादे हैं उसको सरकार किस तरह से धरातल पर उतारती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स को जरूर पहले ही दिन जो चुनाव परिणाम आए और बीजेपी के दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय से जो संबोधन था उनका, उसी दौरान उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं आह्वान करता हूं, बिहार के उन युवाओं से भी आह्वान करता हूं जो कहीं ना कहीं किसी रूप से रोजगार के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं देश दुनिया में, वो अपने बिहार पर भी फोकस करें। तो अब इसका कितना प्रतिकूल असर पड़ता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनौतियां हैं, इससे इनकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि तमाम योजनाएं अगर मुफ्त ही चलेंगी तो फिर सरकार पर इतना बोझ होगा कि सरकार को सोचना होगा कि हम बजट कहां से इंतजाम करें। देखिए उदय, अगर जैसा कि मदन जी ने कहा कि आपको सोचना होगा कि बजट कहां से लाएं,
और आप रोजगार दें, आप पलायन की बात करते हैं तो आप ये भी चाहते हैं कि आपके राज्य का युवा जो है दूसरे राज्यों में न जाए, यहीं पर रुके। तो अगर उनको आपको बिहार में ही स्टक करना है, उनको यहाँ रोकना है, तो उद्योग धंधे ही एकमात्र विकल्प के तौर पर आपको दिखता है। और इसके लिए आपको इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ बुलाना होगा, फैक्ट्रियां देनी होंगी कि हाँ वो खोलें। और जैसा मैंने आपको कहा कि जमीन, सबसे पहले तो जमीन मुहैया कराना होगा। बिहार इस मामले में अब थोड़ा लकी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। अगर आप सड़क मार्ग की बात करें, बिजली की बात करें, तो वो सारी चीजें जो है अब बिहार के पास हैं। अगर यहां पर फैक्ट्रियां लगती हैं और जहां पर बाढ़ जैसी कोई समस्या बहुत विकट नहीं होती है, उन इलाकों में भी अगर फैक्ट्रियां लग जाती हैं और वहां पर लोगों को अगर रोजगार मिलने लगता है, तो जो एक पलायन की समस्या रही है कि कम पैसों के लिए भी छोटी नौकरियों के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है। देखिए, मैं पलायन को दो तरह से देखता हूं। एक तो होता है कि आप अपने करियर में और बेहतर करने के लिए पलायन करते हैं, जैसे, और ये पलायन जो है छोटे शहरों से गांवों से छोटे शहरों तक, छोटे शहरों से बड़े शहरों तक, बड़े शहरों से राज्य की राजधानी तक, और राज्य की राजधानी से देश के बड़े शहरों और राजधानी तक, और देश के बड़े शहरों और राजधानी से लेकर विदेशों तक होता है। तो अगर वो बेटरमेंट के लिए होता है कि आप और बेहतर की तलाश में कहीं जा रहे हैं, तो वो पलायन स्वीकार्य है, क्योंकि लोग अपनी इच्छा से वो करते हैं कि हाँ उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। लेकिन जो पलायन मजबूरी में करना पड़ता है कि अब 10,000 15,000 रुपए के लिए अगर आपको पलायन करना पड़ रहा है, तो उस पलायन को रोकना इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। और इसमें एक उद्योग धंधे ही एक ऐसी चीज है जो कि इस पर अंकुश लगा सकती है। तो अगर फैक्ट्रियां खुलनी शुरू होती हैं या आप स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराते हैं लोगों को, जिसकी की एक शुरुआत अभी एक छोटे स्तर पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर इसको किया जाता है और इस तरह की इंडस्ट्रीज या जो कोई इस तरह का स्टार्टअप होता है जहां लोगों को नियुक्तियां दी जाती हैं, तो उनके प्रोत्साहन के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई जाती है कि उनको प्रोत्साहित किया जाए। अगर लगता है कि अगर ये स्टार्टअप होता है और ये 20-50 लोगों को नौकरी दे सकता है, तो उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो अभी सरकार के तौर पर बहुत सारी चुनौतियां हैं और इसके लिए टो पे खड़ा होना होगा। जो पिछला 20 साल गुजरा, इस चुनाव के दौरान हमने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि आखिर सड़क तो अब बन गई। क्योंकि इस चुनाव में आप देखिए, जो पहले एक चुनावी मुद्दा होता था बीएसपी, वो पार्टी वाली नहीं, बीएसपी, बिजली सड़क पानी, अब वो मुद्दा नहीं बन रहा है क्योंकि वो सारी चीजें ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। तो अब इससे आगे आपको बढ़कर देखना है और लोग ये चाहते हैं कि सड़कें बन गई, बिजली आ गई, अब इससे आगे कुछ कीजिए। तो अब वो करने का समय है और मुझे लगता है कि ये सरकार इन चुनौतियों को गंभीरता से लेगी, उसके लिए कार्य योजना तैयार करेगी और जमीन पर काम करेगी, ताकि जो बिहार वासी हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, वो पूरी हो। और अगर उनकी अपेक्षाएं पूरी हो तभी ये सरकार सफल कही जाएगी। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि नीतीश सरकार इन चुनौतियों पर खरी उतरेगी और केंद्र का भरपूर साथ मिलेगा, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, योजनाओं का लाभ मिलेगा, तभी वाकई में बिहार विकसित होगा।